52% ओबीसी 3743 जाति में विभाजित है और इन्हीं 3743 जाति के लोगों में जातीय चेतना, ये चेतना के द्वारा आज ओबीसी समाज विभाजित है। हक अधिकार संविधान में दिया हुआ है मगर छीनने लायक नहीं। तो इस व्यवस्था को थोड़ा पीछे जाके समझना होगा। जब संविधान लिखा जा रहा था, बाबा साहेब को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूछा कि आपने शेड्यूल कास्ट को प्रतिनिधित्व दिया, शेड्यूल ट्राइब को प्रतिनिधित्व दिया, ये ओबीसी कौन है, ये ओबीसी का संख्या कितना है, ये कौन लोग हैं? तो बाबा साहेब ने क्या किया, जो 340 आर्टिकल लिखा ओबीसी के हक अधिकार के लिए, उसी में ही डायरेक्ट कर दिया कि जो प्रेसिडेंट होगा वो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए ओबीसी कौन है, उसका संख्या कितना है, उसके लिए कमीशन बनाएगा। हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, दो कमीशन बना, मगर वो कमीशन इस पॉइंट से बना क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू और गांधी को मानने वाला व्यक्ति था। वो ओबीसी समाज से आता था मगर विचारधारा उनका था, तो डुअल स्पीक वो पूछना चाह रहा था कि ओबीसी का संख्या कितना है। तो बाबा साहब ने 340 में ही लिख दिया कि ओबीसी कौन है आइडेंटिफाई करो और उसके लिए कमीशन निर्धारित किया जाना चाहिए। और ये कमीशन काका कालेलकर कमीशन बना। काका कालेलकर खुद ब्राह्मण था और दैट टू बी कोकनस्थ ब्राह्मण। काका साहेब कालेलकर के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि काका साहेब कालेलकर ने ये ऑलरेडी कह दिया था कि मैं ओबीसी समाज के घर में, मतलब शूद्र जाति के घर में मैं खाना खाने वाला नहीं हूँ, मैं उनके घर में नहीं जाने वाला हूँ और उन्हीं के नाम पे कमीशन बना है। तो जिन लोगों ने कमीशन बनाया, अभी यहाँ से सोच लेना चाहिए कि वो हमको हक अधिकार देने के लिए कितने गंभीर है, क्योंकि जिनके नाम पे कमीशन बना वो खुद बोल रहा है कि मैं शूद्र के घर में नहीं जाने वाला हूँ। और कोकनस्थ ब्राह्मण था, और कोकनस्थ को अगर शॉर्ट करते हैं तो को और ब्राह्मण को लेते हैं तो कोबरा बनता है। और ये जो कोबरा ब्राह्मण है, जो कोबरा है, वो किसी को अगर एक बार डस लेना उसका मृत्यु तय है। तो जिसको डसने के बाद जिसका मृत्यु तय है, उसी समाज से आने वाला एक व्यक्ति को ओबीसी का हक अधिकार देने के लिए जिम्मेदारी लगाया गया। और जब काका साहेब कालेलकर कमीशन बन के आया, उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें थी और 1961 से ओबीसी का जनगणना होना चाहिए, ये काका साहेब कालेलकर कमीशन ने कहा। जो जवाहरलाल नेहरू ने बंद कर दिया था, वो जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना अभी काका साहेब कालेलकर के कमीशन से शुरू होने वाला था। 1948 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में वल्लभ भाई पंत, जो उस समय में यूपी का सीएम था, ब्राह्मण था, उसको उस राष्ट्रीय अधिवेशन में इनवाइट किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मतलब अछूतों का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया और उसी में ब्राह्मण को इनवाइट किया। और स्टेज में स्पीच देते समय बाबा साहेब ने कहा, हे अछूतो, तुम अकेले ये आंदोलन को आगे नहीं ले जा सकते, तुमको 52% ओबीसी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा।
अगर तुम साथ में आते हो तो तुम्हारा उद्धार होने के साथ ही जो तुम्हारा बड़ा भाई है ओबीसी का उद्धार होने वाला है। और वो स्टेज पे वल्लभ भाई पंत बैठे थे और उनको देखते हुए कहा बाबा साहब ने कि अगर आप अछूत लोग ओबीसी के साथ आते हो, मतलब 52% बड़े भाई के साथ अगर आते हो तो क्या होगा। ऑडियंस में बैठे लोगों ने पूछा क्या होगा, तो बाबा साहब ने कहा, रविंद्र वल्लभ भाई पंत की तरफ देखते हुए ये बाबा साहब ने कहा कि ये ब्राह्मण लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये आपके जूते का लेस खोलेंगे और बांधेंगे और बांधते हुए खुद को गर्वित अनुभव करें। वल्लभ भाई पंत को देखते हुए बाबा साहब ने ये कहा, ये इंडिकेशन था जे SC ST OBC को साथ में लेकर आंदोलन का निर्माण जो आज बामसेब के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है वो 1948 में बाबा साहब ने बिगुल बजा दिया था। क्योंकि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किया, जिस विचारधारा पे चले, बस उसी को ही आगे बढ़ा रहे। तो इससे ऐसा जब गोविंद भाई फल्लन के साथ हुआ, उन्होंने क्या किया कि नेहरू को जाके कंप्लेन किया और बाबा साहब को भी लिखित, ये डॉक्यूमेंटरी है, लिखित जवाब देना पड़ा कि मैंने ओबीसी को जगाने के लिए ऐसा कहा, आपको अगर कुछ करना है तो कर लीजिए, ये लिखित में कहा। क्योंकि 52% ओबीसी बाबा साहेब को अपना महापुरुष मानते ही नहीं है, क्योंकि ओबीसी को खुद ही पता नहीं कि वो ओबीसी है और उसका जो सही इतिहास है वो इतिहास ओबीसी के पास पहुंचा नहीं है। क्योंकि इतिहास जो जानता नहीं है वो ऑर्फन लड़का होता है। ऑर्फन हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑर्फन होता है, मतलब जिसका माता पिता नहीं होता। जो इतिहास नहीं जानता है वो ऑर्फन होता है। और ऑर्फन क्या करता है, जो उसको आके बोलता है उसी को बात मानता है। तो 3.5% लोगों ने ओबीसी को धर्म के नाम पे बांटा, हर अधिकार से वंचित किया। और इसी से ही प्रूव होता है कि ओबीसी लोगों ने ब्राह्मण का ही साथ दिया, बाबा साहेब का साथ नहीं दिया। इसलिए ओबीसी को सही इतिहास मालूम नहीं है और आज तक वो गुलाम है और हक अधिकार से वंचित है। और षड्यंत्र के तहत ओबीसी को हर प्रकार हक अधिकार से वंचित किया जाता है। क्योंकि मंडल कमीशन अगर, काका कालेलकर कमीशन अगर लागू होता तो उस समय क्लास 1 अधिकारी 25% होता, क्लास B अधिकारी 33% होता, क्लास C और D अधिकारी 45% होता। मतलब 100 में से 25, 33, 45 क्लास A, B, C के अधिकारी होते। अगर उस समय हमारे दादाजी और बाप ऑफिसर होते तो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या होता, हम लोग भी प्रधानमंत्री का कुर्सी में बैठे होते, हमारा भी सरपंच होता, हमारा भी प्रतिनिधित्व होता। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए नेहरू ने और गांधी ने हर समय बाबा साहेब के विरोध में खड़े रहे और ओबीसी के हक अधिकार को वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचते रहे। तो इस देश में, आधुनिक भारत में, हम सब जो स्टूडेंट यूथ यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग स्कूल कॉलेज में नेहरू के बारे में पढ़ते हैं, गांधी के बारे में पढ़ते हैं। आज इस अधिवेशन में जान के जाइए कि गांधी और नेहरू सबसे षड्यंत्रकारी, आधुनिक भारत के सबसे षड्यंत्रकारी इंसान थे जिन्होंने इस बहुजन समाज को हक अधिकार से वंचित रखा। ये जान के जाना चाहिए। तो आगे चलते हुए अभी ओबीसी का क्या सिचुएशन है ना, ओबीसी को इतिहास में भी धर्म के नाम पे बांटा गया। अभी भी ओबीसी को
धर्म के नाम पे ही बांटा जा रहा है, क्योंकि ओबीसी के पास जातीय चेतना है और धर्म के नाम पर वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जाति के नाम पर इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ओबीसी को एक झुंझुना पकड़ा गया कि आप हिंदू हो, क्योंकि हिंदू 52% ओबीसी जब खुद को हिंदू बोलना शुरू करता है, 3.5% ब्राह्मण 55.5% हो जाता है कि नहीं? अगर ओबीसी खुद को ओबीसी बोलना शुरू करेगा और ओबीसी बोलता है तो ब्राह्मण 3.5% होता है। और ब्राह्मण के नाम पर संविधान जब लागू नहीं हुआ था तब वोट लेता था। आज ओबीसी जागरूक हो चुका है, क्योंकि 340 आर्टिकल के बदौलत, काका कालेलकर कमीशन के बदौलत, मंडल कमीशन के बदौलत ओबीसी जागरूक हुआ है, जागृति निर्माण हुई है। इसलिए ब्राह्मण के नाम पे वोट नहीं ले सकता, हिंदू के नाम पे 52% वोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता। तो ये षड्यंत्र 52% ओबीसी को ज्ञात नहीं है। जब जागृति आ जाएगी तब ओबीसी का संख्या बढ़ेगा और इस आंदोलन में नेतृत्व लेने वाले हैं। बिहार में ओबीसी लोगों का नेतृत्व का कमी नहीं है, यहाँ पे बहुत नेता है मगर नेतृत्व का कमी है। हमारे समाज में बहुत सारे नेता पैदा होते हैं मगर हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है, इसलिए 3.5% लोगों का 2000 साल से हम गुलाम है और आने वाले समय में भी रहने वाले। अगर अभी से जागृति का दीप हम लोग जलाते नहीं है तो ये व्यवस्था कंटिन्यू होने वाला है। और ऐसा ही कार्यक्रम के माध्यम से राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से जागृति निरंतर समाज में लिया जा रहा है। और उसका रिजल्ट ये है कि आज 52% ओबीसी भारत बंद करने लायक हो चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में ओबीसी ने भारत बंद किया। आप लोगों ने भी साथ सहयोग किया, एससी के लोगों ने भी किया है, एसटी के लोगों ने भी किया है। ये प्रूव करता है कि आज के डेट में ओबीसी जागरूक हो चुका है, चक्का अक्खा जाम करने के लिए भी काबिल बन चुका। और आने वाले समय में 100 नहीं 200% ओबीसी 52% हक अधिकार छीनने वाले हैं। 27% ने 52% लेके ही छोड़ेंगे। ये जागृति 1990 से बामसेव के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, क्योंकि काका कालेलकर कमीशन और मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है, भारत सरकार और बामसेव के अलावा किसी भी संगठन के पास उपस्थित नहीं, ओनली बामसेव एंड भारत सरकार के पास। और ये जागृति ये लंबा समय से चल रहा है। आने वाले समय में मक्खन वो लोग खाए थे, हम भी खाने वाले हैं। ये बहुत जल्द होने वाला है। तो इसी दौरान मैं ओबीसी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आपका आंदोलन 52% लोगों का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा करना है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे अगर आंदोलन हम लोग खड़ा करते हैं तभी बड़ा परिवर्तन संभव है। संविधान सभा में बाबा साहेब राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन के बदौलत गए, ओबीसी का हक अधिकार राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन के बदौलत मिला। अगर आज ओबीसी जाति का संगठन निर्माण करके आगे बढ़ता है, जिला में संगठित होता है, राज्य में संगठित होता है, तो ओबीसी का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर कल्याण करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3.5% लोगों का कब्जा इस देश में है। तो उन्होंने एसी रूम में बैठ के, आज हम लोग सुबह 10 बजे से धूप में बैठे हुए, गर्मी में बैठे हुए, मगर 3.5% लोग एसी में बैठ के पॉलिसी निर्माण करते हैं कि इस समाज को गुलाम कैसे रखा जाए। और प्रेजेंट एक पॉलिसी लाने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये भारत सरकार लागू करने जा रही है। 10 साल अभी उसका खत्म होने वाला है। आखिरी महीना में क्यों लागू करना चाहता है?
ये इसीलिए लागू करना चाहता है कि 52% ओबीसी को डाइवर्ट किया जाए, धर्म के नाम पे लड़ाया जाए। और मैं ओबीसी भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यूसीसी आज के डेट में आदिवासियों ने टेकअप किया है उसका आंदोलन, और 7 अगस्त को भारत बंद किया है, तो ब्राह्मणों का प्लान फेल हो गया ये भारत बंद की वजह। और इसमें ओबीसी भाइयों ने भी साथ सहयोग किया, एससी भाइयों ने भी साथ सहयोग किया। आने वाले समय में हम लोगों को राम मंदिर के नाम पे भी डाइवर्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी पॉलिसी उनका रेडी है। इतिहास में हम लोगों को धर्म के नाम पे डाइवर्ट किया था, आने वाले समय में करने वाले हैं। क्योंकि यूसीसी लागू होने का कुछ शर्त है कि क्या भारत में समानता व्यवस्था लागू हो गया है, क्या रिजर्वेशन 100% इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, क्या महिलाएं इस देश में सशक्त हो चुके हैं? नहीं हुआ है ना। जाति खत्म हुआ है क्या? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा? ये लागू होने वाला नहीं है। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपने का विषय है और चर्चा क्रिएट करने का विषय, क्योंकि चर्चा के माध्यम से हम लोग डाइवर्ट हो। आगे चलते हुए मैं जो बुद्धिजीवी स्टूडेंट्स और यूथ साथी आए हैं, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये क्या जानते हो, आपका इस देश में लगभग 40% जनसंख्या है। 100 में से 40% स्टूडेंट्स और यूथ हैं, और भारत घर जाने वाले यूथ का लॉन्ग मार्च का सबसे बड़ा देश है। मगर ये 40% स्टूडेंट्स यूथ को आज के डेट में सामूहिक आत्महत्या की तरफ धकेला जा रहा है। सामूहिक आत्महत्या, सीएमआई रिपोर्ट के अनुसार हर दिन 38 सुशिक्षित बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं। ये कौन से समाज के बेरोजगार स्टूडेंट्स यूथ होंगे? ये हमारे ही समाज के स्टूडेंट्स और यूथ है। हर दिन 38 युवा बेरोजगार सुसाइड कर रहा है, और ये व्यवस्था उन्होंने निर्माण किया है। तो स्टूडेंट्स और यूथ साथियों को आर्थिकता से जो जुड़ा हुआ मामला हमारे स्टूडेंट्स और यूथ समझते हैं बेरोजगारी, ये आर्थिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ मामला है। और ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। क्योंकि बेरोजगारी किसी एक गांव में नहीं है, किसी एक घर में नहीं है, हर एक गांव में है, हर एक राज्य में है। और इस देश में बेरोजगारी का रेट बढ़ते जा रहा है। तो बेरोजगारी जो समस्या है, ये स्टूडेंट्स यूथ लोगों को जान लेना चाहिए कि आप जो इस समस्या में हो, ये आपका पर्सनल समस्या नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। और सामाजिक समस्या का समाधान सामाजिक आंदोलन से होने वाला है। इसलिए स्टूडेंट्स और यूथ साथियों को ये मेरा मैसेज है कि आप लोग राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण कीजिए। स्टूडेंट्स और यूथ का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी को एक प्लेटफॉर्म में लाता है, वो है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। एकमात्र संगठन राष्ट्रीय स्तर पे अवेलेबल है। और इस राष्ट्रीय स्तर के संगठन में अगर हम लोग साथ सहयोग करते हैं, तो आने वाले समय में 40% स्टूडेंट्स और यूथ का भविष्य कल्याण होने वाला है, नहीं तो सत्यानाश होगा। तो ये जो समस्या निर्माण किया गया है, ओबीसी रो रहा है, एससी रो रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, युवा बेरोजगार हैं, शिक्षा का व्यवस्था हमारे पास नहीं है, ये सारे व्यवस्था एक ही मशीन से कंट्रोल किया जा रहा है, वो ईवीएम। ये ईवीएम के द्वारा ये कंप्लीट व्यवस्था हमारे ऊपर थोपा गया। क्योंकि 2000 साल में कांशीराम जी ने कहा था कि बहुजनों के बिना राजनीतिक सत्ता आने वाले नहीं है, बहुजनों के बिना सरकार आने वाले समय में नहीं चलने वाली। मगर आज बहुजन समाज पिछड़ा है, बहुजन समाज के पास हजारों समस्याएं हैं, मगर सरकार चल रही है। कैसे चल रही है? ईवीएम के द्वारा चल रही है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें हम लोग वोट डालते हैं, ये 8 अक्टूबर 2013 में
ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल करना है वीवीपीएटी मशीन लगाना होगा। 2014 में 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगा। इसका मतलब 2014 में 200% ये मोदी सरकार घोटाला करके आया है, ये यहाँ से प्रूव होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ कोर्ट है भारत में, कोई संस्था है, ये जो राष्ट्रीय स्तर का संस्था है, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था, इसने ऑलरेडी दे दिया कि 8 अक्टूबर 2013 में कि ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हमें पूछते रहते हैं, अरे ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो झूठ है। तो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये एकेडमिकली एजुकेटेड है, सोशियली बैकवर्ड है, इसलिए ये षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। वो खुद को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर समझता है, क्योंकि आधा अधूरा जिसके पास ज्ञान होता है वो सबसे भयंकर होता है। तो हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये सबसे भयंकर है। इसको समझा के जागरूक करने का कार्यक्रम हमें करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स यूथ हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं और समाज में जिन लोगों ने रियलाइज किया है कि क्या चल रहा है, एहसास किए हैं, समझना और एहसास करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। भले ही आपके पास इंफॉर्मेशन कम हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम इस देश में गुलाम है, हम अधिकार वंचित है। ये रियलाइजेशन आप लोगों में है, ये सबसे बड़ी बात है। गांव गांव में पहुंचाने का जरूरत है, क्योंकि 2024 में भी वो लोग ईवीएम का घोटाला करके ही आने वाले हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ हथियार ही नहीं है हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए। ईवीएम ही लाख हथियार है और ईवीएम को खत्म करने के लिए, ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे मामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। और अभी आरएसएस बीजेपी का सरकार डरा हुआ है, उनके पास एजेंडा नहीं है 10 साल में क्या किया बोलने के लिए। इसलिए ओबीसी को धर्म के नाम पे लड़ाने वाला है। ये पूरे गांव में बता रहा हूँ, 1-2 महीने में देखिए आप लोग। यूसीसी एक उनका था, अभी राम मंदिर के नाम पे डाइवर्ट करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों को हिंदू के नाम पर अगर वो जागरूक करेंगे, अगर चेतना निर्माण करेंगे, तभी हमको गुलाम बना सकता है, तभी हमारे ऊपर राज किया सकते हैं। तो ये व्यवस्था वो लोग निर्माण करने वाले हैं और ये व्यवस्था ईवीएम के द्वारा ही होने वाला है। तो इस ईवीएम का बंदोबस्त स्टूडेंट्स और युवाओं का करना पड़ेगा। संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो छोड़ने का मतलब आप लोगों को लग रहा होगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे इनके कार्यकर्ताओं ने ईवीएम छोड़ा और उसको महाराष्ट्र में उसको फॉरवर्ड किया गया कोर्ट, उसको कोर्ट ने बेदखल रिलीज कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये जो दस्तावेजी है ईवीएम का विरोध में जज के मुंह में फेंक के मारा, तो जज ने उसको रिहा कर दिया। तो हम लोग जो स्टूडेंट्स और यूथ हैं, हम लोग भी अगर कल चल के फोड़ने वाले हैं, कोई कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। हमारा व्यवस्था लाने के लिए, हमारा अधिकार को वंचित बचाने के लिए ये हमें रास्ता अगर अपनाना पड़े तो 200% अपनाएंगे। उसके लिए गांव-गांव में, जिला-जिला में अभी से तैयारी करिए, अभी से जागृति निर्माण करिए और राष्ट्रीय स्तर पे स्टूडेंट्स और यूथ साथियों को इकट्ठा कीजिए। ये जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है ये स्टूडेंट्स लोगों का संगठन है और भारतीय युवा मोर्चा युवाओं का है। बेरोजगार मोर्चा जो बेरोजगार साथी है उनके लिए है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ आदिवासी भाई बहनों के लिए है। बीबीसीपी भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ गर्ल्स लोगों को इकट्ठा करने के लिए है। इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन पीएचडी स्कॉलर लोगों को इकट्ठा करने के लिए है। वैसे भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ हॉस्टल में रहने वाले, मेस में रहने वाले स्टूडेंट्स और यूथ को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहा है। और राष्ट्रीय
बालक बालिका संघ, ये छोटे छोटे किड्स जो हमारे समाज में हमारी छोटी छोटी बहन भाई हैं, उनको इकट्ठा करने का राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बामसेब के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे बचपन से लेके जवानी तक संगठन 8 संगठन निर्माण किया गया है। उसका उद्देश्य ये है कि ये जो कारवा हमारे महापुरुषों ने लड़ा, उसको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। और ये नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करने का काम ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा बेरोजगार मोर्चा 40% यूथ करने वाला है, क्योंकि ये हमारे भविष्य का मामला है। इसके लिए मैं लास्ट बातें आपको बताना चाहूंगा, और ये लास्ट बातें ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स और यूथ भाई जो यहाँ पे उपस्थित है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल आप इस आंदोलन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। तो अगर मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल आप लोग इस आंदोलन में लगाते हैं, तो आपका भविष्य सेफगार्ड होगा और आने वाले समय में हम लोग हुक्मरान बनने जा रहे हैं, डिसाइडिंग पोजीशन। क्योंकि हम लोग जो ये कारवा राष्ट्रीय स्तर पे चला रहे हैं, MP MLA बनने का नहीं है, नेता बनने का नहीं है। ऑलरेडी नेता पहुंचे हुए संसद में, नेतृत्व निर्माण करने का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। तो 40% स्टूडेंट्स और यूथ साथियों को अगर आप लोग 5% टाइम टैलेंट ट्रेजरी इस समाज को जागरूक करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा भविष्य सेफगार्ड होगा। तो होने के साथ ही इस समाज में हम लोग डिसाइडिंग पोजीशन में आने वाले हैं। इसके लिए हमारे विद्यार्थियों को उस लेवल का विजन डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास आई साइड है, मुझे दिखाई दे रहा है वहां तक, मगर हमारे समाज के पास विजन नहीं है। ब्राह्मणों के पास विजन है, 5 साल बाद कैसे गुलाम बनाया जाए, 10 साल बाद इन लोगों को कैसे गुलाम बनाया जाए, उनके पास रणनीति है। अरे कल कैसे आंदोलन करेंगे, हमारे पास रणनीति नहीं। तो हमारे समाज में जो स्टूडेंट्स यूथ वर्ग है, जो युवा वर्ग है, आप लोग विजन डेवलप करने के लिए ये जो बामसेब का यूनिवर्सिटी है, जितना यूनिवर्सिटी में पढ़ना है पढ़ लीजिए, मगर बामसेब का यूनिवर्सिटी में लाइफ में एटलीस्ट एक बार पढ़िए। अगर लाइफ में एटलीस्ट एक बार हम लोग बामसेब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हमारा जिंदगी सुधर जाएगा। तो 40% स्टूडेंट्स और यूथ का जिंदगी सुधारने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पे कार्यवाही चल रहा है। आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के साथ सहयोग करना पड़ेगा, और टाइम टैलेंट ट्रेजरी आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले समय में हम लोग राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण करेंगे। और ये जो व्यवस्था है, ये जो खड़ी व्यवस्था है, उसको हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, और खाली बनाएंगे नहीं, डिसाइडिंग पोजीशन में भी बैठेंगे, हुक्मरान बनेंगे। इस देश में जिनका DNA इस देश का नहीं है, जो इस देश के विदेशी है, वो लोग को भी मजदूरी करवाएंगे। मौका मिलेगा शासन करने के लिए, उन लोगों के ऊपर भी शासन करेंगे, भारत के बाहर जाने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग अगर शासक बनते हैं, तो शासन करने के लिए तो कोई लोग होना चाहिए ना। 200% रखने वाले हैं, 3.5% लोगों को, एक भी लोगों को जाने नहीं देंगे। सारे स्टूडेंट्स और यूथ लोग जब व्यवस्था परिवर्तन में आगे आएंगे, वही लोग हुक्मरान बनेंगे, तो वही लोगों के ऊपर शासन करने वाले हैं। तो इस मैसेज, एक बात से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सुधर जाइए। 3.5% लोग सुधर जाइए, 85% लोग जागरूक हो चुके हैं और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आगे आ चुके हैं। हमारे लोग 1 घंटा बैठते नहीं थे, 6 घंटा बैठ के सुन रहे हैं। ये धैर्य, ये विचार परिवर्तन से हुआ, और ये विचार परिवर्तन गांव-गांव में जाके करना जरूरी है। इसके लिए ये सोशल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स यूथ हैं, ये सोशल मीडिया में रील्स देखना, गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाना कम पसंद करते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स और यूथ साथियों को मैं ये बोलना चाहूंगा
कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास इंस्टाग्राम है। ये जो सोशल मीडिया है ये ग्लोबल मीडिया है, इसको संगठित तरीका से यूज कीजिए। अगर करते हैं तो हमारा व्यवस्था का परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आज हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम ले रहे हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर के लोगों तक ये मैसेज गया कि बिहार के स्टूडेंट्स और यूथ साथियों ने राज्य अधिवेशन लगाया और उसको सफल किया। ये मैसेज राष्ट्रीय स्तर पे ये सोशल मीडिया के माध्यम से जा रहा है। इसलिए मैं सभी साथियों को निवेदन करूंगा, अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है अभी खोलिए, अगर आप फेसबुक में सक्रिय नहीं है अभी हो जाइए, नहीं जानते हैं कैसे होगा, यूट्यूब है आपके पास, यूट्यूब में सर्च कीजिए, थोड़ा कल्टीवेट कीजिए, नहीं तो सीनियर साथियों से परामर्श कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज राष्ट्रीय स्तर पे व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन खड़ा हो चुका है। और अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये हमारे आंदोलन के समर्थन में है, हमारे आंदोलन के प्रतिकूल है। अगर अभी हम लोग खड़े हो जाते हैं तो आने वाले समय में ये व्यवस्था का परिवर्तन 100% होने वाला है। आप लोग ये परिवर्तन का आंदोलन में साथ सहयोग करोगे, ऐसा आशा विश्वास रखते हुए मैं अपने बातों को यहाँ स्टॉप करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवादी। धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार